बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर पाकिस्तान में इतवार की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डिफैक्टो मार्शल लॉ या उसे आप मिलिट्री राज कहें, उसका 8वां दिन। जी हां, 8 दिन हो गए हैं अब इस डिफैक्टो मार्शल लॉ को लगे हुए। यह आपने याद रखना है कि इनको रिटायरमेंट के 7 दिन के बाद, ये दूसरी दफा रिटायरमेंट के 7 दिन के बाद इनको इस ओहदे पर अपॉइंट किया गया है। अब आते हैं जरा आज की अहम खबरों की तरफ, क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान के अंदर फजा तब्दील नहीं हुई, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के बाद जो माहौल बना वो अभी तक जारी है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का ये जो DGISPR का इदारा है, इसके किसी सरबराह के ऊपर इससे पहले इस कदर तनकीद हुई होगी, इस कंसिस्टेंसी के साथ तनकीद हुई होगी और इतनी हार्श या आप ये कहिए कि सख्त अल्फाज के अंदर तनकीद हुई होगी। मैंने कल भी एक ट्वीट किया था कि DGISPR ने गाली देकर गाली गेट खोल दिए। मतलब कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर गालियां देते हैं, बहुत सारे अननोन अकाउंट्स होते हैं। आप मेरे ट्विटर कोई भी आप दुरूद शरीफ लिखकर भी ट्वीट करें तो कई लोग नीचे आकर गाली देते हैं। ये तो सोशल मीडिया का काम है, लेकिन बहुत सारे लोग अमूमी तौर पर गाली नहीं देते या वो गाली देने को इंडोर्स नहीं करते। कल से मैं देख रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स जो गाली नहीं देते, लेकिन DGISPR ने जब अनफॉर्चुनेटली एक गाली दे दी और उसके बाद उन्होंने रिट्रैक्ट भी नहीं की अपनी स्टेटमेंट और अभी तक उस पर कायम और दायम है। उसके बाद मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे जो मोहतात अकाउंट थे वो भी सख्त या गाली वाली जुबान में बात कर रहे थे। इससे जाहिर है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है DGISPR ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अभी तक मेरी जितने भी जर्नलिस्टों के साथ बात हुई वो तमाम ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं समझ, क्योंकि जाहिर है डिफेंस रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं जो बहुत करीब से काम करते हैं ISPR के साथ, रिपोर्टिंग करते हैं, इंटरेक्शन होता है तमाम ISPRs के साथ। फिर डिपार्टमेंट के अंदर भी जो कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, उनके साथ उनका राब्ता होता है। उन सबसे मैंने पूछा कि कोई डिपार्टमेंट के अंदर फील कि ये क्या हुआ है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सबके सब हैरान हैं कि ये DGISPR ने क्या किया और क्यों किया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। स्पेशली जब आसिम मुनीर साहब को नोटिफिकेशन मिल गया 5 साल का, दूसरी बार रिटायरमेंट होने के बावजूद उनको नोटिफिकेशन मिल गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी, आर्मी चीफ का भी। ये तो वो वक्त था जब वो खामोशी इख्तियार करते, सिर्फ ISPR से एक नपा तुला किस्म का रिस्पॉन्स आता लिखा हुआ, जो ये कहता कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की सर्विसेज को, जाहिर है लफाजी होती है उसमें सारी मुनाफकत होती, वो एक 2-4 लाइनों की तहरीर जारी कर दी जाती, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मुबारकबाद दे दी जाती और सबका शुक्रिया अदा कर दिया जाता, और अगर जरूरत थी तो लिख दिया जाता कि हमें सियासत से बाहर रखा जाए। और अगर आसिम मुनीर साहब के अंदर जरा सा भी कोई आप ये कहिए कि थोड़ी बहुत विजडम होती तो वो इसके बाद वाज़े तौर पर अपने आप को सियासत से पीछे करते। उन्होंने जो कुछ किया और जो कुछ हासिल करने के लिए सारा खेल खेला वो तकरीबन हासिल कर चुके थे। इसके बाद अब जाकर फिर बहुत खुलकर खेलना, दूसरे को बिल्कुल दीवार के साथ लगाना, बल्कि गाली गलोच निकालना, ये तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर दिया उन्होंने। मैंने कल भी आपके सामने रखा कि पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं पाकिस्तान के साथ एज अ स्टेट, और फिर पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है उसके साथ भी। अब जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर ये बात करें तो जाहिर है उन पर तो आप फौरी तौर पर ये बात कर सकते हैं। मैं क्योंकि एक पंजाबी हूं तो मैं आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूं कि हम क्योंकि बड़ा सूबा है, बड़ी तादाद है, बड़े रिसोर्सेज पंजाब में खप जाते हैं, तो छोटे सूबों के हमसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको हमें सीरियस लेना चाहिए। यही वो तरीका होता है जिससे वफाक कायम रहते हैं, फेडरेशंस कायम रहती हैं। लेकिन DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें कुत्ता कह देना या कुत्ते भौंकते हैं, और फिर इन्फर कीजिए वो सब कुछ, वो स्टेटमेंट जिसमें जो अफरीदी साहब थे, सुहेल अफरीदी, उनकी स्टेटमेंट ही ये थी कि मस्जिदों में कुत्ते बांधे गए। जब हमने पूछा तो कहा गया आप लोगों में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। और ये भी आगे से डबल डाउन कर रहे हैं DGISPR और कह रहे हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, उन्हें भौंकने दे।
अब पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस पर सरापा एहतजाज है। जो मैंने आपको सोशल मीडिया की बात बताई उस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस ये है कि क्या असल में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो आसिम मुनीर नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है? कोई भी ऐसा शख्स जो मुल्क को इतना कमजोर करे कि कोई बैरूनी ताकत या अंदर से बैरूनी ताकत बाहर से इन्वेस्ट करके अंदर से फॉल्ट लाइंस क्रिएट करके मुल्क के दिफा को या मुल्क को नुकसान पहुंचाए। अब आसिम मुनीर साहब जब से आए, आप जरा नजर दौड़ा लीजिए, क्या पाकिस्तान मजबूत हुआ? अगर इस लिहाज से अगर जो सुहेल अफरीदी हैं वो इमरान खान के साथ खड़े होने पर ये इन्होंने उनको और इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया, सुहेल अफरीदी को कुत्ते की तरह भौंकने वाला कह दिया, तो अब मुझे एक बात बताइए, 8 फरवरी को करोड़ों पाकिस्तानियों ने 90% या 80% पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वोट दिया, वो इमरान खान के नजरियात के साथ खड़े हैं, तो फिर क्या DGISPR के मुताबिक वो तमाम पाकिस्तानी भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? क्योंकि वो तो इमरान खान के नजरियात के साथ खड़े हैं। क्योंकि ये कहते हैं DGISPR के इमरान खान के जो ख्यालात हैं, जो नजरियात हैं, उसकी वजह से, जो उनका बयानिया है उसकी वजह से वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो फिर तो 80% पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। तो पहले तो ये आप तय कर लीजिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तय कौन करता है? ये पाकिस्तान की आवाम करती है, वोट पड़ता है और पाकिस्तान की आवाम फैसला करती है कि फलां शख्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। मसलन कल को एक नई गवर्नमेंट आती है, हमने पहले भी बात की थी, इंडिया की गवर्नमेंट आती है नई और वो कहती है हमने पाकिस्तान से दोस्ती करनी है, बिल्कुल भाईचारा करना है, सब जो हैंकी फैंकी खत्म। तो क्या वहां की फौज कहेगी कि नहीं हमने ये नहीं करने देना? तो इसलिए जो नई बहस इस वक्त चल रही है वो यही है कि ये जो आसिम मुनीर साहब है इन्होंने पार्लियामेंट लूट ली, इस वक्त जाली पार्लियामेंट इन्होंने रखी हुई है, अदलिया लूट ली, सहाफती अदारे लूट लिए, सिक्योरिटी अदारे जो हैं उनके लोगों को अपने लोगों के ऊपर जुल्म करने पर लगा दिया, जजेस के कमरों के अंदर वीडियो कैमरास लगा दिए। तो ये हैं वो तमाम काम जिनसे आप ये कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो गया है। तो अगर इस मुल्क के अंदर कुछ सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो आसिम मुनीर साहब और उनके साथी जनरल्स हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इनकी पूरी कोशिश है फौज वर्सेस इमरान खान। इनका बयानिया क्या था DGISPR का? फौज पर तनकीद, फौज पर तनकीद। आपके पास एक ही फौज है, फौज पर तनकीद। ये लफ्ज फौज के पीछे छुपते हैं। आप भी, जाहिर है, मैंने पहले भी बार बार कहा कि जो जुल्म करते हैं नीचे या इलेक्शन लूटते हैं वो तो आम फौजी ही लूटते हैं। उस वजह से आप लोगों को गुस्सा आता है और आप में से कई कहते हैं ये सारे ही एक जैसे हैं। इसलिए गिल साहब ये कहना बंद करें कि ये इदारे के ऊपर बैठे हुए लोग ऐसे हैं। वैसे तो आप मुझे खुद बताइए दिल पर हाथ रखकर कि हम पाकिस्तानी कौम सारी ही एक जैसी नहीं है कई चीजों में। क्या हम सारे लाइन बनाते हैं? क्या इशारे पर रुकते हैं? क्या हम किसी जगह पर कानून का एहतराम करते हैं? हाँ, जाहिर है 5% पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन 95% पाकिस्तानी क्या करते हैं? मार धाड़ है। आप GT रोड पर ड्राइव करें तो आपको लगता है कि हर बंदा कसाई बना हुआ है, वो आपके ऊपर से गुजरना चाहता है। बसों वाले देखें, ट्रकों वाले देखें, वो जरा एहतराम नहीं करेंगे कि कोई मोटरसाइकिल के ऊपर अपने बच्चों के साथ है या छोटी गाड़ी के ऊपर है, वो आपके तकरीबन ऊपर से गुजर जाएंगे। तो क्या वो भी किसी फौजी अदारे के अंदर है? नहीं। मिनहासल कौम, हमारा जो मॉरल कॉम्पस है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही उसकी सूरत हाल दिगरगू है। इस सूरत हाल में जो भी ऊपर लीडरशिप होती है उनकी जिम्मेदारी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही हाल है। आप देख लिया आपने कि जब हम पर क्राइसिस आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तो कैसे कैसे तोहफे बीच में से निकले, आपको भी हैरानी हुई। आप हमें ताना भी देते हैं कि आपने कैसे लोग इकट्ठे किए थे। जाहिर है अब इंपोर्ट तो किए नहीं जा सकते थे। पाकिस्तान में सियासत करनी तो पाकिस्तान से लोगों को लेना है। जो इज्तमाई तौर पर ओवरऑल सोसाइटल सिचुएशन है उसी में उसी तरह की प्रोडक्ट निकलनी है। लेकिन इमरान खान को शाबाश दीजिए कि इस मटेरियल के साथ भी उन्होंने तकरीबन 4 साल हुकूमत की। आज के दिन तक ये एक स्कैंडल के ऊपर हम पर मुकदमा नहीं बना सके। वरना ये तो कहते थे ना हमारे पास बुशरा बीबी की फाइल है, हमारे पास फलां की फाइल है, तो फाइल पेश कर देते। हाँ, इनके पास निकला क्या है? लतीफ निकला इनके पास इद्दत केस के अंदर कि जी मैंने जना होते देखा था। इनके पास गंदगी निकली, बगैरती निकली, बेशर्मी निकली, वो इन्होंने पेश की। वो भले शाजिब खानजादा हो, वो जो लचकदार किस्म के फेमिनिस्ट हैं, या दूसरे लोग जिनको इन्होंने साथ मिला के वो पूरे का पूरा इद्दत केस जो है वो बुना।
ये चीजें इनके पास निकली। 4 साल में इसी क्वालिटी ऑफ पीपल के साथ इमरान खान ने वो डिलीवर किया जो पाकिस्तान में पहले नजर नहीं आया, कि कोई एक बड़ा स्कैंडल या कोई एक सिग्निफिकेंट स्कैंडल ये अभी तक फाइल नहीं कर सके फाइनेंशियल। इमरान खान को छोड़ दीजिए, उनके साथियों का भी किसी का नहीं कर सके। वजह क्या थी? मैं तो क्योंकि उनके साथ होता था। अगर हमें यह पता चलता था ना प्राइम मिनिस्टर को कि किसी ने स्क्वाड की, मतलब प्रोटोकॉल की गाड़ी एक्स्ट्रा ले ली है जो उसकी जरूरत से ज्यादा है, या बहुत जाहिर है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो बहुत सारे लोगों को चाहिए होती, लेकिन जरा सा भी जिसे आप प्रोटोकॉल कहते हैं, वो जो शबा है, वो किसी ने कर लिया है, तो यकीन कीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सीधा उस बंदे को फोन जाता था। जिसके बारे में जरा सा भी प्राइम मिनिस्टर को लगा कि इसने हैंकी पैंकी पैसों की है, उससे फौरी तौर पर रिजाइन लिया गया। मतलब कि ये कर सकता है या इसने कुछ किया है, फौरी तौर पर उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। तो आपको मैं सारी बात ये बताना चाहता हूं कि जनरल्स का, जो आसिम मुनीर का और जो DGISPR का या DGISI का, सबका अंदरूनी एजेंडा यह है कि आप पूरी फौज को गालियां दें ताकि फौज 7 लाख की 7 लाख, फिर उस 7 लाख की बेगमात 7 लाख चलें, आप एक तरह से गिन लें 14 लाख, फिर उनके बच्चे, फिर उनके मां बाप, फिर रिटायर्ड बहुत सारे। तो अब 50, 60, 70 लाख अगर आवाजें आसिम मुनीर की साइड पे खड़ी हो जाएं जाके, तो फायदा किसको होगा? और फिर ये तमाम, इनमें ज्यादा बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की है, या आप ये कहिए कि लोअर मिडिल क्लास कह लें, वो बन जाएंगे। तो इनके पास आवाज भी है, फोन भी है, सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन भी है। तो आसिम मुनीर का एक ही एजेंडा है, वो आम आवाम में तो उसने इलेक्शन नहीं लड़ना ना, उसको कोई परवाह नहीं है आम आवाम उसके बारे में क्या सोचती है, उसने कौन सा इलेक्शन लड़के आना है। उसको एक ही एजेंडा है कि वो फौज के अंदर बदनाम ना हो, फौज के ऊपर वो कंट्रोल रखे। हाँ, बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि इस फौज के अंदर इस टाइम 2, 3, 4, 5 हजार ऐसे जराइम पेशा लोग आ गए जिन्होंने उनके इलीगल ऑर्डर्स के ऊपर जुल्म भी किए, चादर चार दीवारी भी पमाल की, लोगों को उठाया, मारा पीटा, कत्लो गारत की, सब कुछ हुआ। उन सब का ट्रायल होना चाहिए। लेकिन जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपने बहुत मोहतात रहना है, आपने इनके इस जाल में नहीं आना। इनका जाल यह है कि ये आसिम मुनीर को ये 50-60 लाख, जो मैंने आपको कहा कि रिटायर्ड फौजी, उनके घर वाले, मौजूदा फौजी, उनके घर वाले, ये जो 50-60 लाख या शायद 1 करोड़ लोग निकलते होंगे, पूरा अगर इकोसिस्टम उनका डिजाइन कर लें, वो आसिम मुनीर अपनी साइड पर चाहता है। तो आपने बहुत ही बारीकी से, समझदारी से, गुस्सा आपको आता है, जाहिर है। जैसे मैंने आपको कहा कि वही कौम है, मोटरवे पे जाती है तो बंदे की पुत्र बन जाती है। लाहौर में एक दूसरे को ऊपर से चढ़ रहे होते हैं, दुबई पहुंचते तो बंदे के पुत्र की तरह सब लाइन में लगे होते हैं। यही फौजियों का हाल है। अगर ऊपर अच्छा कमांडर होगा, ऊपर अच्छा वजीर आजम होगा, वो अगर कंट्रोल्ड, जो जमहूरियत का कंट्रोल होता है सही वाला, उसमें मिलिट्री आएगी, बैरक्स में होगी, ये सब जो हरामीपन चल रहा है ये बंद होगा, तो आपको वही फौजी अपना काम करता हुआ नजर आएगा। जैसे पाकिस्तान में दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर लोगों की अकाउंटेबिलिटी दुरुस्त हो तो वो काम करते हैं। मोटरवे की एग्जांपल दी है, एयरपोर्ट्स के ऊपर दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानियों के बिहेवियर की मैंने एग्जांपल दी है। तो इसलिए आपने, ये DGISPR की पूरी साजिश है कि ये फौज मुखालिफ पार्टी है, इन्होंने अवाम को फौज के मुखालिफ कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। याया खान ने भी फौज को इस्तेमाल किया था, इदारे पूरे को। जाहिर है फिर ये प्लॉटों की और तरह से बहुत सारी रिश्वत लगाते हैं मुंह को। जैसे पंजाब के अंदर जो पुलिस है उसकी प्रमोशंस की गई पिछले 2-3 सालों में, जो ड्यू भी नहीं थी। मौजूदा IG ने क्यों की प्रमोशंस? ताकि सबके मुंह को खून लगाया जाए और सबको जो है वो ये बताया जाए कि आपको हिस्सा दे रहे हैं, अगर ये हरामीपन चल रहा है तो इसमें आपको भी हिस्सा दे रहे हैं। तो एक तो ये मोहतात रहना है। अब जरा आगे चलते हैं। DGISPR साहब ने एक और बात कही, फिर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें 3-4 जो मैंने रखनी है। तो एक तो आप ट्विटर के ऊपर जितनी गाली गलोच हुई है, जितनी तनकीद हुई है, वो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुई। और मुझे अभी तक नहीं समझ कि जो DGISPR हैं उनका पर्पस क्या था, मतलब कि वो क्यों करना चाहते थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या वो वाकई उनको तलब थी कि लोग उन्हें इतना बुरा भला कहें, या क्या वजह थी? वो उनकी पूरी हुई तलब या नहीं, ये मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि अगर इमरान खान वजीर आजम होता और इंडिया हमला कर देता तो इमरान खान तो कशकोल लेके मुज़ाकरात करने चल पड़ता इंडिया के साथ। अच्छा, अब DG साहब सारी अवाम को चेई समझते हैं। DG साहब को यह नहीं पता कि वो बात कर रहे हैं जो लोग पहले आजमा चुके हैं। इस बार तो जब हमले हुए तो आप तो फ्रीज हो गए थे।
आपके आसिम मुनीर साहब ने तो ये फैसला कर लिया था कि इंडिया को जवाब नहीं देना। तकरीबन हमारे 60-70 लोग शहीद हो गए थे, शायद 100 लोग। मिसाइल मारे थे उन्होंने बहावलपुर से लेके और ऑल द वे मुरीद के और सारी जगहों के ऊपर उन्होंने मिसाइल मारे थे। और आपकी तरफ से बयान क्या आए थे मीटिंग के बाद? राणा सनाउल्लाह ने बयान दिया था कि नहीं, हमने हमले का जवाब नहीं देना, और यही फैसला था आसिम मुनीर का। वो तो फिर एयर चीफ खड़ा हो गया क्योंकि वो बाज नहीं आए इंडिया वाले, और उन्होंने हमारे जो हवाई अड्डे थे, मतलब जो हमारी बेसिस थी, एयर बेसिस थी, उनको उन्होंने टारगेट किया और नुकसान पहुंचाया। उस पर एयर चीफ, हमने पूरी दास्तान सुना रखी है, खड़े हो गए और उन्होंने वापस रिटेलिएट किया और आपकी मौजें लग गई। लेकिन आपका तो लोगों ने देख लिया कंडक्ट, उससे पहले इमरान खान का भी देखा था। जब हम नहीं कह रहे, अयाज सादिक कह रहे हैं कि टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना था जनरल बाजवा के बारे में। और उससे पहले नसीम ज़हरा साहबा और हामिद मीर बताते हैं कि उनके सामने जनरल बाजवा ने कहा कि हम नहीं लड़ सकते। तो क्या ऐसा आपका आर्मी चीफ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था जो झूठ बोलता था कि हम नहीं लड़ सकते? वैसे तो वो हर चीज में ही झूठ बोलते थे बाजवा साहब, उनको बोलना ही झूठ आता था, पता नहीं क्या कंपल्सिव लायर थे वो, मुझे नहीं पता कि क्या क्या उनकी वजह थी। लेकिन भारत आगे चलते हैं। इमरान खान ने तो स्टैंड लिया था और खड़े हुए थे और जवाब दिया था इंडिया को। लेकिन मसला आपका नहीं, आप 78 साल से कौम को चे ही समझते हैं और चे बनाते आए हैं। अब कौम बदल चुकी और आपको पिछले 24 घंटे में अंदाजा हो गया होगा, जैसे कान लाल किए हैं आवाम ने सोशल मीडिया के ऊपर। हमें भी देख के समझ नहीं आ रहा कि इतना सख्त रिस्पॉन्स, इतनी गाली गलोच, इतना लोगों का गुस्सा। और वजह मैंने आपको बताया कि अब कोई किसको किस मुंह से कह के गाली ना दो। जब आपने गाली दे दी, या तो आप रिट्रैक्ट कर लेते अपनी स्टेटमेंट, आप अफसोस का इजहार कर लेते, उसके बाद अब और आपने पूरे इदारे को नुकसान पहुंचाया। आगे चलते हैं जी। हमारी खबर को अब वैलिडेट कर रहे हैं, विंडिकेट हो रही है हमारी खबर। नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ नदीम अंजम को एनएसए लगवाने की ख्वाहिश रखते थे जो पूरी ना हुई। मुझे नहीं लगता अब मियां साहब मजीद कोई मुतालबा करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। और वैसे भी आसिम मुनीर आसिम मलिक के साथ बहुत मुतमईन है। अगर हालात इस तरह रहे तो अगले इलेक्शन में फिर हो सकता है मरियम नवाज वजीर आजम उनको चुन लिया जाए। ये तो फारफेस्ट बात है कि चुन लिया जाए कि नहीं, लेकिन जो नजम सेठी साहब अब कंफर्म कर रहे हैं, जो हमने आपके सामने रखा था कि नवाज शरीफ वाकई ही नदीम अंजम को एनएसए लगवाना चाहते थे, अब वो कह रहे हैं कि अब शायद ना चाहें। मेरे ख्याल में ये बहुत अर्ली है कहना। शायद उनकी डील हुई हो आसिम मुनीर के साथ और अभी भी कुछ ऐसे मामलात हो सकें, चले एनएसए नहीं तो वाइस आर्मी चीफ और दूसरे मामलात। लेकिन देखते हैं कि आसिम मुनीर अपने किए हुए वादों को उनके साथ ऑनर करते हैं कि नहीं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुझे इस बात का पता है कि मियां नवाज शरीफ किसी भी स्टेज पर एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर नहीं लेंगे। जब ये मुझे पता है, तो जब इससे आगे मैं प्रोजेक्शन करता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या ये सही है कि नवाज शरीफ किसी चीज़ पर अड़ गए हैं, तो मैं कहता हूं कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो किसी चीज़ पर अड़ गए हैं, वो हर चीज़ पर अब कंप्रोमाइज़ करेंगे। आगे नजम सेठी कहते हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं। गंडापुर ने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोली हुई थी, मगर जिस दिन खान ने गंडापुर को फारिग किया तो उसी दिन मैंने सोचा वो किसी ऐसे शख्स को लगाएंगे जो लड़ाई के लिए तैयार हो, और वही हुआ। उन्होंने ऐसा शख्स चुना जो लड़ने को तैयार है। मैं उनकी इस बात से भी एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं एग्री करता कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गए। हमारे जनरल साहबान जो हैं वो बड़े प्रैग्मेटिक हैं, जहां उनका अपना फायदा होता है। ये जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, इससे उन्होंने तो आकर गाली गलोच की थी और एक पेस सेट किया था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उन्हें लगा था कि इससे मामलात उनकी पकड़ में आएंगे। जो कुछ नुकसान हुआ है, और मुझे लगता है, मैं वैसे तो बहुत ही फजूल बात है कि मुझे ये अभी भी क्यों लगता है इतना कुछ देखने के बाद, लेकिन फिर भी कि शायद इदारे में से कोई इनको लिखे, बोले, कोई इनसे रिक्वेस्ट करे। एक दो जो बहुत ही सीनियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं, उनके वीडियो मैसेजेस आए हैं जिन्होंने फौज को यह कहा है कि आप आइन पर वापस चले जाएं, आप गैर आइनी काम करना बंद कर दें। एक 97 साला ब्रिगेडियर साहब जो हैं, उन्होंने मैसेज दिया है अपनी ही फौज को, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं और कितनी देर जिंदा हूं, लेकिन मेरा आपको पैगाम यह है कि आप आइन पर वापस जाएं, आप पाकिस्तान के आइन का एहतराम करें, ये जो कुछ हो रहा है इसको बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद और रिटायर्ड लोग भी खड़े हों
और वो सिर्फ लास्ट मैन स्टैंडिंग ना हो, वो जो बुजुर्ग ब्रिगेडियर साहब खड़े हुए हैं, मियाँ साहब, मियाँ महमूद शायद उनका नाम है या कुछ और है, तो ब्रिगेडियर मियाँ जो है वो खड़े हुए हैं और उन्होंने बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और भी रिटायर्ड लोग बोलेंगे, खड़े होंगे। उन्हें बिल्कुल फौज को कहना चाहिए कि वो अपने आईनी रोल में वापस जाएं, क्योंकि ये जिस हिम्मत चल पड़े हैं जो डीजी ने कर दिया है, इससे तो मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइन्स जो हैं वो और भी ज्यादा गहरी हो रही हैं। अच्छा जी, कराची में एक बच्चा गटर के अंदर गिरा और मरियम नवाज ने वो टिपिकल काम किया जो बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज करती हैं। मसलन कहीं सैलाब आए तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उस वक्त लोगों को इंश्योरेंस बेचते हैं कि देखें, आज आपके पास इंश्योरेंस होती तो आपका जो नुकसान हुआ वो पूरा हो जाता। मीन डरा कर लोगों को अपनी मार्केट करना, किसी हैबतनाक चीज को दिखा के अपना कंपैरिजन देना। सिंध में बच्चा गिरा तो नून लीग ने सिंध के अंदर, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पैसे देकर कुछ प्रोग्राम करवाए, शहरियों से पूछा कि यहां तो बच्चे गिर रहे हैं, लाहौर में बच्चे नहीं गिर रहे, तो आप मरियम नवाज की हुकूमत को अप्रिशिएट करेंगे? जाहिर है कौन नहीं कहेगा कि अच्छा अगर वहां बच्चे नहीं गिर रहे तो वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। तो बड़ा इसको प्रोजेक्ट किया पीपल्स पार्टी वाले, मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्यों नहीं बोल पाए। वो भी वैसे दमादम मस्त कलंदर ही है, वो भी खाओ पियो के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, वो जवाब देने पे भी बिलीव नहीं करते। तो बहरहाल मरियम नवाज ने और नून लीग ने खासी अपनी प्रोजेक्शन करने की कोशिश की इन पिछले 2-3-4 दिन में कि देखें कराची में बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, हम तो बड़े जबरदस्त हैं। अब कल एक और नागहानी सिचुएशन हो गई, लोधरा में एक बच्चा जो है वो गटर में गिर के जान बाक हो गया। उसके वालिद साथ थे, बच्चा उसी तरह जैसे कराची में हुआ। अब ये सब खामोश हैं, अब इनको नहीं समझ के किस मुंह से जवाब देना है, क्योंकि हालात एक ही जैसे हैं, सिर्फ पैकिंग डिफरेंट है इनकी। जो इनकी गवर्नेंस है वो कराची से भी शायद बदतर होगी, लेकिन कराची वालों को शायद, क्योंकि ये लाहौर एक शहर को इतना टिप टॉप करते हैं कि वो उनको लाहौर आके लगता है कि नहीं नहीं यहां देखें सड़कें भी अच्छी हैं, फलां भी अच्छा है, तो वो समझते हैं कि लाहौर बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं, ये तो इनके साथ हुआ। अब जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो लोग गटरों के ढक्कन उठाते हैं, इन्हें इसी जगह पर लाके सरों में गोली मार के मार देना चाहिए। ऐसे बयान एक वजीर को नहीं देने चाहिए। आप में से भी बहुत सारे शिद्दत पसंद ऐसे ही बयान दे देते हैं। हाँ, अदालत में कार्रवाई चलाएं, अदालत अगर सजाए मौत भी देती है तो जरूर दें, बेशक जो अदालत सजा देती वो दें, लेकिन ये काम कि किसी को पकड़ के उस गटर के ऊपर ला के तो वहां सर में गोली मार के मार दें, ये तो बहुत ही इनह्यूमन सी और बहुत ही जाहिलाना ज़माना है, जाहलियत की बात है। लेकिन हमारे यहाँ पसंद की जाती है ऐसी बातचीत, इसलिए ख्वाजे जैसे जो रंगबाज हैं वो ऐसी बात करते हैं। लेकिन असल में तो खुद ये सबसे बड़े गटर चोर हैं, क्योंकि आपके सामने खुद मैंडेट चोरी किया हुआ है और खुद चोरी की सीट के ऊपर बैठे हैं। अच्छा जी, एक और कल से बहुत बार बार, क्योंकि डीजी ने ये कह दिया कि जो शेख मुजीब है वो तो गद्दार था, और उसके साथ जो कुछ इमरान खान और दूसरे लोग बात करते हैं तो बड़ी ज्यादती करते हैं। अब सोशल मीडिया ने इस पर भी क्लास ली है कि चलें शेख मुजीब तो गद्दार था, मान लिया, भुट्टो तो आपके साथ था, तो आपने जो गद्दार था उसको भी एक किस्म का लटका दिया, उसने तो मुल्क ही अलहदा ले लिया, और जो आपका वफादार था मुल्क का उसको आपने फांसी लगा दी, तो छोड़ते तो आप किसी को भी नहीं, उसका भी कोई जवाब जो है किसी तरह का मौजूद नहीं है। अच्छा, ये एक मेजर मैसम रजा साहब हैं, कोई बड़ी को गंदी तरबियत है इनकी। ये कह रहे हैं कि उज़्मा खान मुलाकात करके बाहर निकली तो वही कुत्ते की धुन 100 साल टेढ़ी रहती है, उन्होंने फौज के खिलाफ अपने मुंह से गंद निकाला। ये मेजर मैसम जो हैं, ये इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा के बारे में ये बकवास कर रहे हैं। और अब आपने देखा दोबारा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हो रहा है, फौज। हालांकि फौज के बारे में तो उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा आसिम मुनीर जहनी मरीज है। इनका ये तरीका वारदात है कि ये कभी भी सिंगल आउट नहीं करने देंगे। ये जो चंद ऊपर बैठे जर्नल्स हैं जो ये सारा खेल खेल रहे हैं, ये फौज के पीछे, शहीदों के पीछे छुपेंगे हमेशा। ये हमेशा कहेंगे हमारे शहीदों की तौहीन की, फौज की तौहीन की, ये फौज की तौहीन है। आपने इस बात को, इस साजिश को समझना है। आप जज्बाती होके कहीं इधर भी नीचे शुरू हो जाएंगे, नहीं गिल साहब ये सारे ही ऐसे हो। भाई वैसे तो जिसको पंजाब पुलिस वालों को कभी देखा है, मोटरसाइकिल पे आते हैं, मोटरसाइकिल भी टूटी फूटी होती है। वो जो पुलिस का कांस्टेबल होता है उसका कभी घर जाके देखा आपने? अच्छा, अब आप कोशिश कीजिएगा कि किसी पुलिस वाले से, कांस्टेबल से थोड़ी बहुत दोस्ती करें, फिर उसका घर जाकर देखें।
गुर्बत से मारा होता है वो भी। लेकिन जब किसी मुजाहरे में वो लोगों को थप्पड़ मारता, लाठी मारता, तो बेशरम आदमी सोचता नहीं है कि ये मेरी तरह का गरीब है, इसे मैं आहिस्ता मार लूं और कहीं ऐसी जगह ना मार दूं कि इसका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो हैवानों की तरह मारता है वो। वही पुलिस वाला जब ताकतवर के सामने आता है तो झुक जाता है, वो घुटनों को हाथ लगा रहा होता है, सलूट ठोक रहा होता है। उसी पुलिस वाले को आप पैसे दे दें तो आपको चाय भी पिलाता है, आपका काम भी करता है। तो मिनहासल कौम, जब आपका मॉरल कंपास आपका जो है वो डिटीरिएट हो जाए, तो फिर ऊपर अच्छी लीडरशिप चाहिए जो सारी चीजों को दोबारा राय रास्त पर लाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 7 लाख फौज है, उसके साथ उनकी 7 लाख बीवियां हैं, उसके साथ उनके कोई 3-3 बच्चे भी अगर आप लगा लें तो 21 लाख बच्चे हैं। तो अब अगर आप ये कुछ तकरीबन 35 लाख तो ये हो गए, तो फिर रिटायर्ड भी कर लें, कोई कम से कम कुछ 70 लाख रिटायर्ड भी कर लें। तो क्या इन सारे लोगों को उठा के बहरा अरब में फेंकना है आपने? ये तो नहीं हो सकता ना। यही आसिम मुनीर चाहता है कि आप वर्सेस ये खड़े हो जाएं सारे, ताकि आसिम मुनीर को 1.5 करोड़ लोगों की सपोर्ट तो आ जाए ना। तो इसलिए इस बात पर बहुत मोहतात रहना है। इनकी जुबान में हमेशा होगा फौज मुखालिफ। ये जो भी ये बेशरम आदमी है, ये मेजर मैसम, उसको अंदाजा ही नहीं औरतों के बारे में बात कैसे करी। मुझे लगता है इसीलिए मेजर के रैंक से इन्हें फारिग करके घर भेजा गया है। जरूर इनका कोर्ट मार्शल वगैरह हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जरूर। और मैंने इनकी तस्वीर देखी है, तो आपको अपनी फिटनेस का ही ख्याल कर लें। आप आर्मी मैन अपने आप को कहते हैं, मतलब आप रसगुल्ला ही लग रहे हैं आप, जो आपकी हालत है। और जुबान आपकी देखें कि आप औरतों के बारे में किस तरह बात करते हैं। भाभी साहबा घर में होंगी, उन्हें छितर मारने चाहिए आपके मुंह के ऊपर। कहीं और ना मारिएगा भाभी साहबा, इनको असर नहीं होना जो इनकी हालत है। खाल बहुत मोटी है, मुंह के ऊपर ही मारिएगा इनके। इनको बताइएगा, बेटी भी होगी इनकी कोई, इनको बताइएगा कि औरतों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, कुत्ते की धुम और सब कुछ। ये कुत्ता तुम लोगों के मुंह पे बड़ा चढ़ा हुआ है सबके। तो बहरहाल ये इनकी औकात है, ये इनकी करतूत है, और छुपना इन्होंने हमेशा जो है वो फौज के पीछे है। अच्छा जी, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पीटीआई से आप मुज़ाकरात के इम्कानात नहीं, तो थे कब, कर कब रहे थे आप तो राजी थे पहले दिन से। होंगे मुज़ाकरात भी, सब कुछ होगा इंशाल्लाह, वक्त आएगा और उस वक्त आपकी तबीयत भी बड़ी सेट होगी राणा साहब, आप बड़े जमहूरी बनेंगे, मैं आज से आपको बता देता हूं। अच्छा जी, कश्मीरी लीडरशिप ने कहा है कि सोहराब बरकत को फिलफोर रिहा किया जाए, वरना रियासत के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कश्मीर एक्शन कमेटी है वो फिर से जाम कर देगी पहिया और बड़ी हड़ताल करेगी। उमर नज़ीर कश्मीरी जो मेंबर कोर कमेटी हैं जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने ये ऐलान किया है। उसके बाद जो अगली बात, अलामा राग़िब नईमी साहब एक बार फिर 3 साल के लिए चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल मुकर्रर हो गए। होना ही था, जितनी वो खिदमात मरियम नवाज साहबा को दे रहे हैं उसके अलावा उन्होंने और करना था, तो क्या करना था। जो हाई कोर्ट के 5 जजेस में पहले मरहले में 2 जजेस के सिंगल बेंचेस खत्म कर दिए गए। अब तीसरी जज जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंगल बेंच भी खत्म कर दिया। अब वो सिर्फ टैक्स से रिलेटेड केसेस जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ बेंच में बैठ के देखेंगी। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता कट इनटू साइज किया जा रहा है ये जो ऑनेस्ट जजेस हैं। और जो जस्टिस आसिफ, जिनके बेटे ने अभी दोहरा कत्ल किया इस्लामाबाद में और उसे मक्खन में बाल की तरह चौथे दिन निकाल लिया गया, उन जजेस को ज्यादा केसेस दे रहे हैं, उनको प्रोमिनेंट कर रहे हैं जस्टिस सरफराज डोगर। और जो वहां पर असल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे उन्हें बिल्कुल कॉर्नर किया जा रहा है ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले ना सुना सकें। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।